नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। हमारे साथ हैं गौरव प्रधान जी। गौरव जी, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्ते भाई। जी, गौरव जी, आज आपसे चर्चा की शुरुआत ज़रा कुछ दिखाते हुए करना चाहता हूँ। हालाँकि आज हमारी चर्चा का विषय ये नहीं है, लेकिन सूत्र यहीं से निकलते हैं जिसको आपके साथ मैं व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करूँगा। सर, ये संजय कुमार, दर्शकों, चुनाव के डेटा के महारथी कहे जाते हैं। सीएसडीएस के बंदे हैं ये। आपने इन्हें देखा होगा तमाम तरह के राज खोलते हुए, कौन कैसे हुआ, डेटास के खिलाड़ी अपने आप को कहते हैं। ये उनका एक माफीनामा है जो उन्होंने एक्स पे छापा है। उन्होंने कहा है कि हमने कुछ फ्रॉड डेटा मैनिपुलेट किया महाराष्ट्र इलेक्शन के संबंध में, जो विधानसभा चुनाव हुए थे। और याद कीजिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे को ही आधार बना के राहुल ने सबसे पहले अपनी फ्रॉड, जो एक कॉन्सेप्ट उनका है वोट चोरी का, उसके बीज बोने का प्रयास शुरू किया। और ये आज का ट्वीट है साहब इनका, 19 अगस्त 25 को। माफी मांगे हैं। माफी मांगने से ठीक पहले उन्होंने ये भी साथ में शेयर किया है, जो पहले उन्होंने ये फ्रॉड डेटा किया था जहां पे डिलीटेड लिखा हुआ है, और बगल में उनका माफीनामा है। इसी के साथ साथ गौरव जी, एक और मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है ट्वीट पवन खेड़ा का। पवन खेड़ा ने संजय कुमार के, सीएसडीएस वाले, उसी के उस फ्रॉड मैनिपुलेशन को आधार बना के महाराष्ट्र इलेक्शन पर ये ट्वीट किया। ये भी ट्वीट अब डिलीटेड है। दोनों ट्वीट डिलीट है, लेकिन पवन खेड़ा ने अभी भी माफी नहीं मांगी है। सवाल ये होता है कि राहुल गांधी जिस महाफ्रॉड को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, उसके ये शुरुआती नतीजे आने शुरू हो गए हैं, जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 7 दिन का वक्त है, या तो माफी मांगो नहीं तो हलफनामा दो। इसके अलावा और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। इस देश को अस्थिर करने की राहुल गांधी की ये साजिश, और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से हम करोड़ों करोड़ों मतदाताओं, जिनको कि अपराधी सिद्ध करने का प्रयास है राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम का, उनकी तरफ से खुल के सामने आ गया है, और बिल्कुल थोबड़ा पकड़ के, जबड़ा पकड़ के तथ्यों पर बात कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक कर रहा है, सारी चीजें साफ कर रहा है। क्या अब इन सभी लोकतंत्र के अपराधियों को जेल में नहीं होना चाहिए? राहुल गांधी पर यह आपराधिक मामला नहीं बनता है? कैसे देखते हैं आप? और इसी के बाद हम एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन हुआ, उसके बड़े संकेत क्या हैं? गौरव जी, इस पर भी आएंगे, लेकिन बातचीत के दूसरे हिस्से में। गौरव जी प्लीज। देखिए, ये जो संजय ने अपना ट्वीट डिलीट करा है, एक तो बीमारी पता है क्या है अवनीश भाई? हर औना पौना आदमी इस देश में डेटा साइंटिस्ट है। हर औना पौना इंसान कहीं का कुछ डेटा उठाओ, उसमें एक स्टोरी बनाओ, लगा दो, चिपका दो, और वो डेटा एक्सपर्ट बन जाते हैं। संजय भी वही है। संजय कहाँ कोई क्वालिफाइड है? कोई क्वालिफाइड डेटा साइंटिस्ट है? नहीं है। अब जब इलेक्शन कमीशन बाहर आया है और एनफ इज एनफ, और अब अपने एक्शन लेने शुरू करे हैं, और मैसेज पहुंचा दिया गया है इन लोगों के पास कि बेटा अब हम करेंगे एफआईआर और अब हम तुम्हें रगेड़ेंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि फटाफट ट्वीट डिलीट होके माफीनामा आ गया है। माफीनामा हवा में नहीं आया। जो धमासांग चल रही है वो अब उस चीज को, और उसी को, उसका नतीजा आप देखिए, फ्रस्ट्रेशन। खड़गे जी पे कितना फ्रस्ट्रेशन है कि वो बात कर रहे हैं हथियार उठाने की। देखिए, मैं इस बात से कभी भी अचंभित नहीं होता हूं, क्योंकि 2015 से जब सबसे पहले रोहित वेमुला का केस हुआ था, फिर अवार्ड वापसी हुआ था, फिर और जो हुए थे, उनका एक ही उद्देश्य था, देश में अराजकता फैलाना, और अराजकता फैलाने के माध्यम से नरेंद्र मोदी को हटाना। पिछले 11 साल में, 10 सालों में ऑब्जेक्टिव नहीं बदला है, तरीके बदल गए।
कि कभी आप एनआरसी ले आए, कभी आपने अवार्ड वापसी कर दी, कभी आपने सीए ले आए, कभी आप फार्म लॉ। अरे फार्म लॉ आने से 6 महीने पहले तो मैंने लिख दिया था ये फार्म लॉ का आएगा। फार्म लॉ पे जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उस प्रोटेस्ट से 6 महीने पहले मैंने लिख दिया था कि प्रियंका गांधी जॉर्ज सोरोस की बीबी से क्यों मिली थी। ये अलग बात है कि अब हम ट्विटर पे ज्यादा लिखते नहीं है तो लोगों को अब वो चीजें ध्यान नहीं आती हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं। तो हमें पता है इनका इनका क्या होगा, इसलिए कई लोगों ने जब बोला, इनको कभी ये उम्मीद नहीं थी कि इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देंगे और इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन लेंगे। इनका जो रणनीति है कांग्रेस की और राहुल गांधी की मोदी को हटाने में, ये कई फैक्टर को अज्यूम करके चलते हैं। मैं एक छोटी सी बात, अगर आप परमिशन दें तो बोल दें। आप मेरे मना करने के बाद भी, मैं जानता हूं आप सब लोग टीवी देखते हैं और आप सब लोग डिबेट देखते हैं, जो कि शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे का सर्कस होता है। उसमें आज के टाइम में आपको देखने की जरूरत नहीं है, प्रिडिक्टेबल है। भाई एक भाजपा का स्पोक्स पर्सन होगा, एक भाजपा के घटक दल का होगा, एक लेफ्ट का होगा और एक कांग्रेस का बदतमीज व्यक्ति होगा। ये स्टैंडर्ड है, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। हमें और आपको कोई नहीं बुलाएगा, क्योंकि हम हल्के बोलते हैं, शांत बोलते हैं, इज्जत से बोलते हैं, सबके साथ बोलते हैं। अब ये भाजपा और घटक दलों की बीमारी ये है कि इन बेचारों के पास केवल नरेंद्र मोदी है और डेवलपमेंट है। ये बस ये बता सकते हैं भाई 30 लाख लोग वंदे भारत ट्रेन में चले इतने सालों में, यहाँ पर ये हो गया, 2 रॉकेट छोड़ दिए, फौज ने हमारा ये कर दिया, फौज के पास हथियार आ गए। इनके पास इससे ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता, जो बदतमीज प्रवक्ता है, अब उनका नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पंजाब में जाते हैं तो बिहार को गाली देते हैं, केरल में जाते हैं तो यूपी को गाली देते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं तो बिहार और यूपी को गाली देते हैं। वो भूल जाते हैं कि इन स्टेट में आके भी चुनाव लड़ना है। सोशल मीडिया का जमाना है, सबके पास वो पुराने क्लिप पड़े होते हैं। तो अब बताइए, इसमें सबसे ज्यादा डिफेंड करने की मेहनत कौन करता है? भाजपा करती है, कांग्रेस करती है? क्योंकि इनके प्रवक्ताओं को तो पता ही नहीं कि कौन सी मिसाइल चलेगी और कहां डिफेंड करना है। और ये स्टैंडर्ड है। और जब आप डिफेंड नहीं कर पाते हो तो अब आप बदतमीजी पे आ जाते हो, नेम कॉलिंग पे आ जाते हो, मूर्ख, चमचा, पता नहीं, अजीब अजीब सी, मतलब मैं तो फिर भी बहुत अच्छी शब्दावली यूज करता हूँ, वो आप यूज करना शुरू कर देते हो। वही खड़गे जी के साथ आज हुआ कि उन्होंने बोला हम भी हथियार उठाएंगे। ठीक है, अब इसका एक ही मतलब हुआ ना भाई, फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा है। एक आपका निकम्मा है, और रहा सवाल चोरी चारी का, तो ये तो कांग्रेस है। अभी कांग्रेस के किसी हैंडल ने, क्योंकि अब तो पाकिस्तानियों को भी हायर करा हुआ है इन लोगों ने, अब किसी हैंडल ने ट्वीट करा एक बहुत बड़ा जन सैलाब राहुल गांधी की रैली के लिए बिहार में। नीचे लोगों ने छाप दिया भाई ये तो नरेंद्र मोदी का है, सबूत के साथ। तो इनको यही नहीं पता कि अपने नेता को डिफेंड कैसे करेंगे, इसलिए संजय जैसे टुच्चे लोगों का डेटा एनालिटिक्स लेके और उस पर पूरी स्टोरी बना देते हैं। और आप 4 दिन इंतजार कर लीजिए, संजय का डायरेक्ट कनेक्शन कांग्रेस से निकल आएगा। जब भी ऐसी बात होती है मैं आराम से, अब जैसे वो नया वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट कांग्रेस ने अनाउंस करा है, अपना जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी क्लेम टू फेम क्या है? उन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस रीओपन करने से मना कर दिया था। मतलब राजीव गांधी को क्लीन चिट देके किनारे कर दिया। तो नेचुरल है उनका, उनके कैंडिडेट तो वो बनेंगे बनेंगे। अब कांग्रेस की बीमारी है, कांग्रेस ये भूल जाती है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और इनके और जो नेता हैं वो ये भूल जाते हैं कि ये सोशल मीडिया का जमाना है।
यहाँ पर आप कोई भी चीज पुरानी से पुरानी भी उखाड़ सकते हैं, सबके पास होती है, थोड़े सर्च करने की जरूरत पड़ती है, सब निकल आता है। डिजिटल फुटप्रिंट कैन नेवर बी इरेज्ड नो मैटर व्हाट यू डू। तो अब आप उस डिजिटल फुटप्रिंट को हैंडल कैसे करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये कांग्रेस के नेतागण और राहुल, प्रियंका और उनकी माताजी की समझ में नहीं आ रहा है। और आपको एक चीज और बोल दूं, ये फ्रस्ट्रेशन का कारण, जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की ब्रिटिश पासपोर्ट वाली केस को फिर से खोल दिया है। और नरेंद्र मोदी लंदन को केवल बायलैटरल ट्रेड करने तो गए नहीं थे। ये आदमी एक एक टिकट में डबल जर्नी करने वाला है। भाई अगर हम आपको कोई फेवर करते हैं, क्योंकि देखिए भारत एक 140 करोड़ देश का लोगों का एक बहुत बड़ा बाजार है। भारत का बाजार बहुत संपन्न बाजार है। भारत में अर्बन पॉपुलेशन जो 300-400 मिलियन की है, उसके पास डिस्पोजेबल इनकम है, वो ईएमआई ड्रिवन सोसाइटी है। जो गांव है वो 600-700 मिलियन की अलग इकोनॉमी बन रही है, अलग संपन्नता बन रही है। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप देख लीजिए, जितने भी एफएमसीजी और बेवरेजेस वगैरह की कंपनियां हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका ज्यादातर रेवेन्यू गांव से आ रहा है। गांव उठ रहा है, गांव पे संपन्नता आ रही है, गांव में टूरिज्म आ रहा है, गांव में गांव के प्रोडक्ट बाहर निकल के आ रहे हैं। तो इतना बड़ा मार्केट अगर आप किसी भी विदेश को देते हैं, खोलते हैं किसी के लिए, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, तो आप अपनी शर्तों पे भी काम कर सकते हैं। यही नरेंद्र मोदी ने 2013 में एक टीवी इंटरव्यू में बोला था, 125 करोड़ का देश है, दुनिया पे प्रेशर तो हम बनाएंगे। ये मूल मंत्र कांग्रेस भूल गई। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो मजेदार चीज है, मैं तो आराम से रिलैक्स करता हूँ। मैं अपनी हाथ पैर नहीं फेंकता हूँ इधर उधर। विचारशील पुरुष के लिए हाथ पैर फेंका भी नहीं जाता और यही सनातन की भी दीक्षा है सर। सनातनियों के हाथ में कभी पत्थर थोड़ी ना होते हैं, पत्थर तो उन हल्की जमातों के हाथ में होते हैं और उनके नेताओं के मुंह में गालियां होती हैं और वो हथियार उठाने की बात करते हैं। आपने खड़गे जी के बारे में जो जिक्र किया, खड़गे जी कल एक महारैला जिसमें कांग्रेस के सारे युवराज राहुल से लेके और सारा कुनबा मौजूद था, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी सब थे और खड़गे के भाषण का वो हिस्सा भी इसी सोशल मीडिया में टहल रहा है गुरुजी। जहां जैसे ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शातिर व्यक्ति हैं, ये तुम्हारा वोट छीन लेंगे, ये तुम्हारा कागज छीन लेंगे, तुम्हारा नागरिकता छीन लेंगे, वैसे ही बिहार की वो जनसभा में मौजूद भीड़ गालियां देते हुए निकलने लगी और हूटिंग करते हुए निकलने लगी, जबकि मंच पे लालू, तेजस्वी, राहुल सारे मौजूद थे और खड़गे को कहना पड़ेगा, तुमको सुनना है तो सुनो, नहीं तो जाओ। हम तो केवल 10 लोग भी होंगे तब भी हम अपना भाषण देंगे। भैया 10 लोग कौन? वही टेंट वाले, वही तुम्हारे पाले हुए लोग। बहरहाल, राहुल गांधी अभी भी उस नैरेटिव को लेके जिस तरह से आगे चल रहा, मैं आपके ध्यान में केवल एक चीज, उसके बाद हम लाल किले पर प्रधानमंत्री के भाषण की तरफ चलेंगे क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके साथ बात करना मेरे लिए। ट्रंप ने भी अमेरिका में पोलिंग को लेके मशीन पर आशंका और कहा है कि बैलेट पेपर, और यहां भी राहुल गांधी का ठीक उसी समय या उससे थोड़ा पहले ये तैयारी। जब ट्रंप कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, बिल्कुल पोते की तरह वसीयत उठा के राहुल गांधी यहां पर शुरू कहते हैं कि ट्रंप ने बिल्कुल ठीक कहा। ये क्रोनोलॉजी क्या है, जरा इसको भी साथ में जोड़ लीजिएगा, फिर हम लाल किला चलेंगे सर। देखिए, रहा सवाल जो ट्रंप ने बात करी है मेल इन वोट्स की, क्योंकि घपला मेल इन वोट्स में होता था, वो घपला हमारे यहाँ बैलेट पेपर पे होता था। ठीक, हमारे यहाँ भी वैसे ही होता था, चोरी होते थे, डब्बे के डब्बे उठा के ले जाते थे घर, या नदी में फेंक देते थे, जला देते थे, जो भी करते थे। रहा सवाल मशीन का, जब ट्रंप ने बोला है तो राहुल गांधी ट्रंप की इस बात को उठा के ईवीएम पे फिर से हथियार फेंक मारना शुरू कर देंगे। लेकिन एक चीज है, जो चीज राहुल गांधी की समझ में नहीं आती है और कांग्रेसियों की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इतने पढ़े लिखे और लोग हैं, ठंडे दिमाग से सोचते नहीं है, फ्रस्ट्रेशन भरी पड़ी है। जो अमेरिकन ईवीएम है, जो मशीन जो इस्तेमाल करते हैं, उसका आर्किटेक्चर हमारी मशीन के आर्किटेक्चर से टोटली अलग है।
आपने सुना होगा अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग ने 8086 चिप यूज करते थे की बात होती थी ना, माइक्रोचिप्स। हमारे ईवीएम में वही इस्तेमाल होता है और उसमें इंफ्रारेड वायरलेस या किसी भी तरह का एक्सटर्नल कनेक्शन संभव नहीं है, वो उसके आर्किटेक्चर में नहीं है। लेकिन राहुल गांधी वो चीज उठाएंगे और सही बात है, कुछ लोग भड़केंगे क्योंकि शांत दिमाग से सोचना हमें आता नहीं है। और कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि टेक्निकल सब लोग नहीं होते हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि उन लोग की समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये है कि जो टेक्निकल लोग हैं उनकी तो बात सुनो। खैर, ट्रम्प, मैंने जैसा हमेशा बोला है आज भी मैं वही बोलता हूं, क्योंकि मेरी कुछ लोगों ने बोला था कि आप क्या अभी भी ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, मैं ट्रम्प को बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, आज भी सपोर्ट करता हूं, क्योंकि मैं ट्रम्प को हमेशा एक ट्रेडर के रूप में देखा है। मैंने ट्रम्प को पॉलिटिशियन के रूप में नहीं देखा है। मैंने ट्रम्प को एक श्रूड बिजनेसमैन को के रूप में देखा है, जब वो बिना सोचे समझे लोगों को हायर फायर करने में विश्वास करता है। ट्रम्प को मैंने कभी एक सीजन्ड पॉलिटिशियन नहीं बोला है। और जितना ट्रम्प ऐसे काम करेंगे और अमेरिका मजाक का पात्र बनेगा दुनिया में, उसकी जगह भरने के लिए भारतीय हैं। और बाइडेन और ट्रम्प का कॉम्बिनेशन जो 8 साल, 4 साल वो और 4 साल ये जो भी होंगे, उसमें भारत एक पोडियम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। और पोडियम पोजीशन होती है टॉप 3, तो आप टॉप 3 में आ ही रहे हैं। पोडियम पोजीशन की बात मैं आज से नहीं कर रहा हूं, मैं 11-12 साल पहले से कर रहा हूं। तो आपके तरफ, एक तरफ चाइना है, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ भारत है। तो हमारे लिए ट्रम्प अच्छा है। मैंने क्या हमेशा बोला है, जब तक मोदी है तब तक बाइडेन और ट्रम्प इज गुड फॉर इंडिया। जिस दिन मोदी जी नहीं रहेंगे और गलती से हमारे क्रांतिकारी लोग कहीं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया, तो मित्रों फिर हम तो यूट्यूब कर नहीं पाएंगे, ये तो नेचुरल है। लेकिन ये बता दें, इस देश के अस्तिक खिनविल वो पोडियम वोडियम तो भूल जाना, कटोरा ले लेना सब लोग। क्योंकि आज ये बात बोलना बहुत आसान है कि सरकार में ये काम नहीं हुआ, सरकार में वो काम नहीं हुआ, ट्रम्प को हमने ये नहीं कहा, ट्रम्प को वो नहीं करा। हम एक मूलभूत राजनीतिक पाठ भूलते हैं कि राजनीति में साइलेंस एक अलग वेपन होता है। हर बात का जवाब नहीं दिया जाता, कुछ बात समय पे छोड़ी जाती है और समय उसका जवाब देता है। बहुत कोशिश हुई थी फाइजर को इंडिया में लाने की कोरोना काल में। हर इंटेलेक्चुअल ने, हर पॉलिटिशियन ने, अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, सब हो, और जितने इनके इंटेलेक्चुअल गैंग होती है, लेखक अवार्ड वगैरह वाले दुनिया भर के, इन सब ने मोदी को गालियां दी थी कि फाइजर को लाओ नहीं करा। आज क्या है, मोदी ने पलट के जवाब नहीं दिया था, लेकिन समय ने आज बताया कि वो डिसीजन बिल्कुल सही था। आज उसी फाइजर की वैक्सीन से अमेरिका में ज्यादा मौतें हो रही हैं। तो देखिए, ये जो ट्रम्प की नीति अपनी जगह है, वो अपने देश को संभाल लें, वही बहुत बड़ी बात है। अभी तो वहां कुछ नहीं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। बाकी रहे जो व्हाइट लोग होते हैं, उनकी एक मानसिकता होती है व्हाइट बुली की। उनको लगता है व्हाइट सुप्रीमेसी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनको लगता है हमको दुनिया में सब कुछ आता है, सब है। जब वो पत्ते बांध के घूम रहे थे, तो हमारे यहाँ जब उनके पब में महिलाएं नग्न अवस्था में बियर सर्व करती थी, विस्की सर्व करती थी, उस टाइम हमारी महिलाएं बहुत अच्छे रूप में ड्रेस होके, हीरे जेवरात पहन के, एक परिवार का, एक राष्ट्र का, एक संस्कार का, एक सभ्यता का माथा ऊंचा कर रही थी, लीड कर रही थी। तो अमेरिकन सुप्रीमेसी से भारत में बहुत सारे लोग हैं। आज उनको बोलो कि आपको टिश्यू पेपर का रोल अदा करना है किसी वाइट के लिए, तो आपको हम ग्रीन कार्ड दे देंगे, तो वो करने के लिए तैयार होंगे। तो ऐसे भी हमारे यहाँ लोग हैं। और एक हम जैसे बेवकूफ हैं लोग, अमेरिका से टिकट भेजते हैं कि सर आ जाइए, हम कहते हैं मैं पासपोर्ट की लाइन में लगना नहीं है मेरा। बिल्कुल।
गौरव जी, अब मैं आपको लेके चलूंगा 15 अगस्त। हालांकि आज है 19 अगस्त, लेकिन आपके साथ जब विषयों को बड़े संदर्भों में देखना होता है, तो हम सनसनाती हुई खबरों की तरह आते नहीं, और ना हम कोई खबरिया चैनल हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया, ऐतिहासिक अपने कथ्यों को लेके, तथ्यों को लेके, और उसी के साथ समय को भी लेके 100 मिनट से ज्यादा का भाषण। दर्शकों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गौरव जी से आज की इस चर्चा के ठीक पहले की चर्चा, जो 15 अगस्त से 3 दिन पहले हुई थी, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। जिन दर्शकों ने नहीं देखा है, उसको 2 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, लेकिन जिन दर्शकों को नहीं नहीं देखा है, इस चर्चा के बाद देखिएगा जरूर। मैं एक संदर्भ वहां से उठा रहा हूं। गौरव जी ने कहा, तमाम बातें, टैरिफ पे बात हो रही थी, और उसके बाद जब आपको मैं आपकी ही बात याद दिलाता हूं, आपने एक बात कही, शब्द कहा कि हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो अपने किसानों के लिए, जो अपने पशुपालकों के लिए, जो अपने फिशरमैन्स के लिए, जो अपने नागरिकों इन टोटल के लिए एक मजबूत दीवार बन के खड़े हैं। इसलिए हमारा एक नागरिक के तौर पर काम होना चाहिए कि हम इस मजबूत दीवार को मजबूती प्रदान करते रहें। सीन कट। अब मैं आता हूं 15 अगस्त, लाल किले की प्राचीर और प्रधानमंत्री। दर्शकों, याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा कि मैं अपने किसानों के लिए, मैं अपने पशुपालकों के लिए, अपने फिशरमैन के लिए, मोदी एक दीवार बन के खड़ा है। गौरव जी, या तो मैं अपनी पीठ थपथपाऊं कि प्रारब्ध के वीडियो पीएमओ में चलते हैं, क्रेडिट लूटा जाए, क्रेडिट लूटने का समय है, मैं तो लूटूंगा, या मैं आपको इस बात के लिए ताना मारूं कि सर, मोदी जी का भाषण कौन लिखता है। हम यहां से शुरू करेंगे। ये तो एक बातचीत शुरू करने का एक सहज विनोदी मेरा प्रस्तावना थी, लेकिन प्रधानमंत्री के उस पूरे 15 अगस्त के भाषण को गौरव जी कैसे देखते हैं, अलग अलग आयामों को, अलग अलग प्रोग्रामों को? गौरव जी। किसी भी रूप में ना मुझे मोदी जी की स्पीच का क्रेडिट लेना है, ना मुझे उनकी लाइन बोली गई उसका क्रेडिट, क्योंकि एक लाइन नहीं है, उन्होंने बहुत सारी लाइनें बोली हैं, लकीर लंबी करो, ये सारी चीजें। वो आज से नहीं, वो 10 साल से मैं बोल रहा था, हमेशा बोलता हूँ। मुझे नहीं पता, नहीं, मुझे कोई उस वीडियो में भी खूब लकीरों की बात की है आपने। हाँ, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई पढ़ता है, ऐसे बड़े लोग पढ़ते हैं या देखते हैं या कुछ है, या मेरा कोई कनेक्शन है। मैं बहुत मामूली इंसान हूँ, मेरा नहीं, कहीं प्रारब्ध के कोई वीडियो कनेक्शन। पे प्रारब्ध क्रेडिट ले ले, प्रारब्ध के वीडियो देखे आप जाते हैं। आप क्रेडिट ले लीजिए, मेरा उसमें नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी और उनकी सोचने का तरीका एक है। हमारी सोचने का तरीका ग्राउंडेड है। हम मैं औरों की बात नहीं करता हूँ, मैं नेता बहुत सारे हैं, मंत्री बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ, मोदी जी और मैं एक चीज, मोदी जी, डोभाल, मैं हो गए, हमारे सोचने का तरीका एक है। हमारे सोचने में भारत प्रथम है, हमारे सोचने में हमारा गांव प्रथम है, और हम किसी की लकीर काट के बड़ा बनना नहीं चाहते। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखते होंगे, लोगों को गालियां मिलती हैं, अपनी जो आपके फ्रेम में नहीं है उसको भी लोग अब्यूज करते हैं। ठीक है, एक एक महान आत्मा है जिन्होंने रामायण और महाभारत लिखी थी आज से 5000 साल पहले, अभी उनका रीइंकार्नेशन हुआ है, तो रामायण और महाभारत और सनातन धर्म का क्रेडिट केवल उन्हें जाता है। ऐसे लोग हैं, तो वो लोगों की लकीर को छोटा करके बड़ा बनना चाहते हैं। मेरी ऐसी मंशा नहीं है, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। ठीक है, आप फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं होंगे, अगर आपने वो जो यू करके होता है ना, मैं भूल गया उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी वाला लैब अपरेटस होता है ना, ऐसे यू होता है और नीचे डंडा होता है, अवनीश भाई क्या कहते हैं उसे? आप भी भूल गए। ठीक है, हम दोनों फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, हम दोनों भूल गए। मुझे भी नहीं याद आ रहा, अगर आप इंजीनियरिंग छोड़े।
अगर आप 100 हर्ट्ज का बोले, कोई दर्शक लिखें प्लीज, दर्शक लिखिएगा जरूर, हम लोगों को डांट भी पिलाइएगा काहे के इंजीनियर, और लिखिएगा भी। ट्यूनिंग फोक, अभी मेरी पत्नी ने पीछे से बोला है, वो स्कूल टीचर है, उनको कहते हैं ट्यूनिंग फोक। अब आप एक 100 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फोक अगर ऑसिलेट करते हैं, तो जो दूसरा स्टेबल फोक रखा हुआ है 100 हर्ट्ज का, वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है और वो भी हिलना शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी मैच व्हेन वी आर थिंकिंग अलाइक। खैर, इससे हटते हैं, 15 अगस्त पे आते हैं। अवनीश भाई, 15 अगस्त की जो स्पीच नरेंद्र मोदी जी ने दी, उस स्पीच को बात करने से पहले हमें उस स्पीच की बात करनी चाहिए थी जो सबसे सर्वप्रथम स्पीच थी 2014 की। यही नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने बेहिचक, बिना शर्म लोगों को शौचालय का महत्व बताया था, स्वच्छता का महत्व बताया था, और ये बोला था कि हमें अपना देश भी साफ करना है, अपनी सोसाइटी भी साफ करनी है, स्वच्छता की तरफ जाना है और हमें शौचालय बनाने हैं। बेहिचक बोला था कि किस तरह से महिलाओं के पीछे तकलीफ होती है, क्योंकि वो सूर्य उदय से पहले या सूर्य अस्त के बाद ही जा सकती हैं, दिन में कोई प्रावधान नहीं है। सबने मजाक बनाई थी कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के पास स्वच्छता, सुलभ शौचालय और शौचालय बनाने के अलावा और कोई समझा नहीं। ये देश का प्रधानमंत्री है, इसने ना रॉकेट की बात करी, ना हवाई जहाज की बात करी, ना बड़ी बड़ी तोपची बातें करी, ना ये बोला हम देखेंगे, देख रहे हैं, देखते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्राचीर पे ऐसे भी लोग खड़े हुए हैं जो आए थे देखते देखते और चले गए देखते देखते। उसके बाद अगर आप 2014 से हर 15 अगस्त का भाषण के मूलभूत पॉइंट अगर आप देखेंगे, तो आपको एक सिमेट्री पिक्चर दिखाई देती है। एक स्टेप बाय स्टेप देश को कैसे जोड़ना है, बनाना है, बदलना है, उसका एक ब्लूप्रिंट दिखाई देता है। देखिए, आप राष्ट्रपति हो, आप गरीब आदमी हो, आप भिखारी हो, सुबह की शौचालय तो आपको जाना ही जाना है ना। आप अंबानी कहाँ करते हैं वो अलग बात है, लेकिन अंबानी हो, गौरव प्रधान हो, या मेरा सिक्योरिटी गार्ड हो, या कोई भी हो, सुबह उठने के बाद शौचालय तो सबको जाना है। ये फंडामेंटल है। दूसरा, भोजन। तो आपने मोदी जी के भाषण में सुना भोजन, ये मैं बात कर रहा हूं 2014 से 2018 का। आपने भोजन की बात सुनी, आपने किसान की बात सुनी, आपने सॉइल हेल्थ कार्ड और किसान इंश्योरेंस और दुनिया भर की किसान ओरिएंटेड सॉल्यूशन आपने सुने। फिर आपने सुने फौजी, राष्ट्र की सुरक्षा। आपने फौजियों को हथियार दिए, अच्छे हथियार दिए, हेलमेट दी, बुलेट प्रूफ वेस्ट दी, जिसके लिए हमारे पास कभी पैसे नहीं हुआ करते थे। फिर एक 15 अगस्त आई जिसमें आपने बात करी कि आपने दुनिया का वो सबसे कड़ा निर्णय लिया था जिससे देश में जो ग्रोथ रुकी हुई थी वो फिर से चालू हो जाए। तो आपने बात करी थी डिमोनेटाइजेशन की, कि डिमोनेटाइजेशन क्यों जरूरी। तो आपने देखा, शौचालय से आप शुरू हुए, भोजन की व्यवस्था करी, सिक्योरिटी करी, अब आपको अपना घर साफ करना है इलीगल मनी से, क्योंकि वो इलीगल मनी फेक मनी भी है और कैश बिजनेस है जिससे टैक्स नहीं आ रहा है। टैक्स नहीं आ रहा है तो देश नहीं बदलेगा। फिर जीएसटी की बात करी, फिर आप किसानों के नेक्स्ट लेवल पे आए, सिक्योरिटी की बात करी, फिर आपने धर्म की बात करी, क्योंकि शौचालय हो गई, पेट भर गया, शौचालय हो गई, सिक्योरिटी हो गई, सारी चीजें हो गई, उसके बाद धर्म आता है, क्योंकि भूखे पेट तो भगवान का भी भजन नहीं होता। तो आप धर्म पे आ गए, धर्म में आपके आपका राम मंदिर भी आ गया, और भी चीजें आ गई, और कॉरिडोर हो गए, सनातन इकोनॉमिक्स आ गई। फिर आप धीरे से और आगे बढ़े, तो आपने धीरे धीरे एक प्रोग्रेस हमेशा अपने 15 अगस्त के भाषण में देखी।
तो इस भाषण में जो अभी हुआ 4 दिन पहले, उसमें क्या फर्क था? उसको बताने से पहले एक छोटी सी एनालॉजी आपको समझा दूं। आपने भी अपने जीवन में और हमारे बहुत सारे दर्शकों ने अपने जीवन में मकान बनाए होंगे, अपने अपने घर बनाए होंगे। कैसे बनाते हैं? पहले आप जमीन देखते हैं, जमीन की सफाई करते हैं, क्योंकि जिन लोगों की याददाश्त, जो नए युवा हमारे दर्शक हैं, उनको शायद ज्ञान ना हो, लेकिन जब 2012-13 में उससे पहले भी जब हमारी ट्रेन निकलती थी, क्योंकि हम अपने घर ट्रेन से जाते थे बरेली, तो दिल्ली से बाहर जैसे ही वो निकलती, शादरा वगैरह का एरिया आता था, तो वहाँ पटरियों पे लोग सुबह फ्रेश होने बैठते थे और वो इतनी भीड़ होती थी कि ऐसा लगता था मेला लगा हुआ है हगने का। वो वक्त था भारत में, जिसको हमने इग्नोर करा, पर वो वक्त था। तो जब हम आज बात करते, तो आपने जमीन साफ करी, जमीन साफ करने के बाद आपने बुनियाद डाली। बुनियाद जितनी मजबूत होगी, घर उतना मजबूत होगा। तो आपने, आपकी घर की बुनियाद में क्या आ सकता है? आपकी घर की बुनियाद में, देश की बुनियाद में शौचालय, जो हर आदमी को जाना ही जाना है। भोजन, जो हर व्यक्ति को करना ही करना है। सिक्योरिटी, जो हर व्यक्ति को करनी करनी है। साफ पैसा, डिमोनेटाइजेशन, और प्रॉपर टैक्स कलेक्शन, जिसका जीएसटी। तो आपने प्रथम 5 साल, अगर आप उसकी स्पीच उठा के मोदी जी की देखेंगे और उनके बुलेट पॉइंट्स नोट करेंगे, तो 5 साल आपने बुनियाद में लगाए। अब आप 2019 की स्पीच उठा के देखनी शुरू कर दीजिए, 2023 तक मोदी जी ने क्या बात करी। मोदी जी ने बात करी कि हमें अपनी संस्थाओं को फ्री हैंड देना है, हमें अपने वैज्ञानिक इंजीनियर्स को फ्री हैंड देना है, हमें ये डेवलप करना है, हमें वो डेवलप करना है, हमें हमें इंडस्ट्रियां लगानी है। और उसमें, इंडस्ट्री में, हर चीज की इंडस्ट्री, उसमें डिफेंस इंडस्ट्री भी लगानी है, उसमें फार्मा की भी बात करनी है, उसमें एनर्जी कंजम्पशन की भी बात करनी है। कोई भी घर की छत जिस पिलर पे टिकी होती है, वो स्तंभ आपका व्यापार है। देश के संदर्भ में देखें तो वो स्तंभ आपका व्यापार है, आपका एजुकेशन है, आपकी जुडिशरी है, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट है, वो सारी चीजें उस पे, उसी पे तो रूफ आएगी। तो 2019 से 2023 तक आपने बुनियाद जो डाली थी पहले, उस पे पूरा मकान बना दिया, मकान में रंग रोगन हो गया। अब आप घर के दरवाजे पे खड़े हो गए और इस बार आपने बोला, स्वागत है आत्मनिर्भर भारत में आपका। जो इस साल की 15 अगस्त की मोदी जी की स्पीच थी, उसका मूल मंत्र, उसका जो थीम कहना चाहिए, वो थीम था आत्मनिर्भर भारत। तो चाहे वो आत्मनिर्भर पाकिस्तान को ठोकने में हो, जिसमें हमारे अपने हथियार इस्तेमाल हुए, भारत के बने हुए। वही मोदी जो शौचालय की बात करता था, आज वो सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर भारत में 90% 95% सेमीकंडक्टर बाहर से आता है, चिप्स बाहर से आते हैं। और आप भी जानते हैं कि आज के जमाने में हर चीज में चिप लगता है, चाहे वो आपकी कार हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे कुछ भी हो। एक मामूली सा अपरेटस अप्लायंस में भी माइक्रोचिप होता है। 95% बाहर से आता है। तो आपको आत्मनिर्भर उसमें भी बनना है, आपको आत्मनिर्भर सहन शक्ति में भी बनना है। और जब आप प्राचीर पे खड़े होके, लाल किले की प्राचीर पे खड़े होके बोलते हैं आइए भारत आत्मनिर्भर है, तो उसका एक अर्थ होता है कि ट्रंप, हम कटोरा लेके तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। भाड़ में गए तुम्हारे टैरिफ और भाड़ में गई तुम्हारी धमकी। भारत अब उस पोजीशन पे है जहां से भारत एक स्वाभिमान देश के रूप में, एक सॉवरेन नेशन के देश के रूप में
तो नरेंद्र मोदी जी ने जो 15 अगस्त पे इस बार भाषण दिया, उस भाषण की निटी-गिट्टी में मैं नहीं जा रहा, एक-एक वर्ड के लेके नहीं जा रहा, लेकिन उसमें उन्होंने भारत को एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। ये भारत वो जो इसको आंख दिखाएगा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं होगा जो सदियों से हमारे देश में चल रहा था। ये भारत वो जो कटोरा लेके अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा नहीं होगा। ये भारत वो जो हाथ जोड़ के और कटोरा लेके, भाई साहब हमें टैरिफ से आजादी दे दो, जो चाहे हमारे घर में आके लूट लो, नहीं, भारत लूटने की जगह नहीं है। और आत्मनिर्भर भारत जब हम बोलते हैं तो आत्मनिर्भर भारत तब होता है जब भारत का बोझ अवनीश शर्मा जी के कंधे पे या गौरव प्रधान जैसे लोगों के कंधे पे ना डाल के ये बोला जाता है कि युवाओं, ये भारत तुम्हारे कंधे पे है। तो बहुत स्ट्रेस देके नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि ये देश अब तुम्हारे कंधों पे है। तो देखिए, ये एक, अगर आप इसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाएंगे 2014 से 2025, तो आपको जो तस्वीर बन के सामने आएगी वो एक ब्रिक बाय ब्रिक इस देश को एक एक ईंट लगा के इस देश को 70 साल से बिखरा हुआ देश, उस देश को एकजुट करके उन्होंने समृद्ध राष्ट्र कैसे बनाया है, उसकी तस्वीर आपके सामने निकल के आएगी। बिल्कुल गौरव जी। यही होता है डेटा साइंस। मैं जब विलेज टूरिज्म की बात करता हूं, मैं जब विलेज टूरिज्म की वर्कशॉप करता हूं, तो इसलिए नहीं करता कि उसमें कोई कमाई है या कोई बिजनेस मॉडल है मेरा। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं कि आज से 5 साल बाद भारत का गांव एक प्रेफर्ड जगह होगी भारत के लोगों के लिए। सिटीज नहीं होंगी, सिटी खत्म नहीं होगी। नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बॉम्बे खत्म नहीं होगा, लेकिन एक सैचुरेशन नाम का शब्द होता है, वो सैचुरेट हो गया। और बहुत कारण है उसके, एक आध कारण नहीं है, पर वो सैचुरेशन आ रही है। तभी नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में युवाओं को बहुत स्ट्रेस करा था कि हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, हम लोग बुजुर्ग हो रहे हैं, हमें एक दिन जाना है, लेकिन हम आपको वो भारत देके जाएंगे जो आत्मनिर्भर भारत है। इसको आगे आपको लेके जाना है। वर्ल्ड पावर, वर्ल्ड नंबर 1 और 2 और व्हाटएवर हम बात करते हैं, वो बहुत लंबा समय है। उस वक्त ना नरेंद्र मोदी होंगे, ना हम होंगे, ना अमित शाह होंगे, ना डोभाल जी होंगे, ना कोई भी होगा, ना आप होंगे। उस वक्त ये युवा होंगे, आपके बेटे होंगे, हमारे बेटे होंगे, उनके बच्चे होंगे, वो लोग होंगे जो इस देश को आगे लेके जाएंगे। जेन जी, जेन अल्फा, जो भी है, जो भी हम कहते हैं, हमें नहीं पता। जी जी। मैंने अपने बच्चों से पूछा, मैंने कहा भाई तुम लोग तो जेन जी हो, हम कौन से जेन में आते हैं? बोले तुम्हारा कोई क्लासिफिकेशन हो ही नहीं सकता। कोई क्लासिफिकेशन बिल्कुल। तो 15 अगस्त का भाषण नरेंद्र मोदी हमेशा एक साल का ब्लूप्रिंट देके जाते हैं कि क्या करा और क्या करना है। जब आप हर साल के ब्लूप्रिंट को ऐड करोगे पिछले 10-12 साल के, तब आपको वो एक पिक्चर समझ में आएगी कि इस व्यक्ति ने बिखरे हुए भारत को, खंडित भारत को एक संपन्न राष्ट्र के रूप में कैसे अपने कैनवस पे बनाया है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, नरेंद्र मोदी पे बहुत सारे सूरमा भोपाली आए और किताबें लिख के निकल लिए, उन्हें लगा उन्हें पद्मश्री वगैरह कुछ मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी पे जो असली किताब होगी वो नरेंद्र मोदी जी के सत्ता छोड़ने के 5 साल बाद जो आएगी ना, वो सबसे ऑथेंटिक किताब होगी। और इसीलिए मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी को दुनिया के बड़े बड़े कॉलेज में, मैनेजमेंट लीडरशिप कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, कैसे एक बिखरे हुए राष्ट्र को एकजुट करके
स्टेप बाय स्टेप पेशेंस के साथ, समय के साथ, गालियां सहते हुए, एलिगेशन सहते हुए, षड्यंत्र सहते हुए आपने बनाया, वो बिल्कुल बहुत साहब, इम्पोर्टेंट। बिल्कुल साहब। और आपने जिस तरीके से 2014 के पहले भाषण से लगातार ये 12वीं बार उनका जो भाषण था, वहां तक ले आए और आपने कहा कि कैसे उन्होंने पहले देश को तैयार किया, मानसिकता को तैयार किया, फिर ये सारी चीजें करके अब वो नए भारत को नौजवानों के हाथों में सौंप रहे हैं। तब भी आप देखिए 2 कार्यक्रमों का केवल मैं दर्शकों जिक्र करूंगा, जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया। गौरव जी ने सारे को विस्तार से जोड़ दिया। लेकिन अब आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भारत को तैयार करके उनके हाथों में देना है, तो वो जानते हैं कि बच्चों को, आगे आने वाली संततियों को मुश्किल ना हो, इसलिए नरेंद्र मोदी अब हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की बात करते हैं और टाइम बाउंड बात करते हैं कि डेमोग्राफी को सुधार के रहेंगे। और उसी के साथ अस्पतालों से लेके, रेलवे स्टेशन से लेके, हमारे धार्मिक स्थानों तक की सुरक्षा, और केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि वो वहां से अटैक या वापस प्रतिघात कर सकें, वो कैपेसिटी डेवलप करने के लिए वो देते हैं सुदर्शन चक्र मिशन। तो ये होता है कि हम जब नौजवान पीढ़ी को आगे नया भारत सौंप रहे हैं, तीसरे नंबर की इकोनॉमी दे रहे हैं, तो फिर आंतरिक सुरक्षा के साथ नए भारत के भविष्यों को ये देश का ताना बाना, ये सनातनी व्यवस्था, ये सनातनी संस्कृति भी मिले, जिसे डेमोग्राफी से बहुत खतरा है। प्रधानमंत्री ने ये कार्यक्रम टाइम बाउंड चलाया। गौरव जी, आपकी ये 2 चीजें मैंने जिक्र किया, ये आपकी ही कही बात को आगे बढ़ाता है। और अब सीधे दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से, जैसे आपने कहा कि 14 से धीरे 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 करके अब इस फेज में आए हैं और आगे सुंदर सनातन भारत तैयार करने के लिए ये 2 कार्यक्रम जो साफ दिखाई देते हैं, एक डेमोग्राफी के लिए और दूसरा हमारे सभी आंतरिक एस्टेब्लिशमेंट्स को सुरक्षित रखने के लिए, चाहे वो 2.5 मोर्चे में से आधा मोर्चा हो या सीमा के बाहर से मोर्चा। सर, आपकी कोई अंतिम टिप्पणी? नहीं, मेरी और कुछ नहीं, मैं जी, ये लोगों से निवेदन करता हूँ कि किसी भी समाचार को सुनने के बाद हेडलाइन पे नाचना मत कर शुरू कर दिया करो। उसको सोचो, उसको समझो, अपने आप से पूछो, WHY खुद से पूछो। लेकिन हमारी एक प्रवृत्ति है, और खैर मैं सबको रोक तो सकता नहीं हूँ, मेरा किसी पे कोई अधिकार नहीं है, और ना मैं नरेंद्र मोदी जैसा इतना पावरफुल इंसान हूँ कि मैं बोलूंगा लोग सुनेंगे। आप सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, 2-4 हजार 50 हजार लोग और सुन लेंगे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन बंधु, हर चीज हेडलाइन पे नाचना बंद कर दो। जब ये देश हेडलाइन पे नाचना बंद कर देगा ना, तो इस देश के को कोई रोक नहीं सकता। अब बिल्कुल सर। राहुल गांधी ने वोट चोरी करा। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, और अपने ही लोगों, मतलब अपने कहने का मतलब मोदी सपोर्टर, बिल्कुल। नाचना शुरू कर दिया जी वोट चोरी पे। एक जो चाइना भारत से बात कर रहा है, और चाइना बहुत सारे अपने जो पिछले 5-6 साल में बातचीत नहीं हुई, व्यापार शुरू करने की बात हो रही है, तो वहां हम बात कर रहे हैं चाइना से, सर तिब्बत कब आएगा? मतलब इन लोगों की प्रवृत्ति वही, और इन लोग को मेरी बात समझ में नहीं आएगी। यही जो 12 साल मोदी जी ने स्पीच दी है ना, ये समझ में नहीं आ रही है कि इनका बच्चा पैदा हुआ नहीं और इनको ये पूछना है सर पीएचडी कब होगी। पीएचडी पर बिल्कुल साहब, तो धीरे देखिए, चाहिए। पेशेंस रखिए, संयम रखिए। लोगों 140 करोड़ के देश की ट्रेन को मोड़ना आसान नहीं होता है, बिल्कुल। बहुत हल्के मुड़ती है, चूं चूं करके आवाज करके मुड़ती है। अगर उस भरी हुई लंबी भारी ट्रेन को एक साथ मोड़ोगे ना एक झटके में, तो ट्रेन पलट जाएगी। बिल्कुल साहब। जितना बिल्कुल। बड़ा देश है, उतने संयम से हमें काम करना है। और निश्चित तौर पर। अगर आपको नेतृत्व पे विश्वास नहीं है,
अपने नेतृत्व पे विश्वास नहीं है, तो मैं कहूँगा आपको कुछ लेसन, अपने जीवन का ज्ञान कांग्रेसियों से सीखना चाहिए। उनको ये तो है। पता है कि उनका नेता क्या है। वो जानते हैं उस नेता के बारे में कि ये कब बिहार में खड़ा होगा तो केरल को गाली दे देगा, केरल में खड़ा होगा तो बिहार को गाली दे देगा, उसके बाद ऊट-पटांग बोलेगा, किसी बात का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी वो बोलते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। पाकिस्तानी भी जानते हैं राहुल गांधी नहीं बनेगा, लेकिन वो भी उसको सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपके मन में शक है अपने नेतृत्व पे, तो फिर मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता। कोई नहीं समझा सकता सर, कोई अगर नहीं समझा आपको सकता। अगर आप मंदिर में जाते हो, भगवान के सामने खड़े होते भगवान हो, में ही लेकिन श्रद्धा अगर नहीं। आपको भगवान पे ही शक है, तो फिर आपको कोई आशीर्वाद देने का मतलब ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन गौरव जी, वहीं इसी के साथ एक सकारात्मक ये भी है कि आप जिन मुट्ठी भर नकारात्मक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, उनके सापेक्ष एक बड़ी संख्या है जो 2014 से न सिर्फ अपने नेतृत्व को समझ रही है, उनके साथ है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से ये भारत 2014 के बाद आज कहाँ खड़ा है और आगे किस तरह की यात्रा के लिए तैयार है। गौरव जी, आपके साथ जब भी मैं बात करता हूँ, तो कभी भी ब्रेकिंग जैसी कोई टॉपिक लेके नहीं आता। यही वजह है कि प्रधानमंत्री 15 तारीख को बोले, 15 अगस्त को बोले और हम 19 अगस्त को ये बात कर रहे हैं। लेकिन इसके एक व्यापक संदर्भ होते हैं, और जिस विस्तृत तरीके से आपने सारे पॉइंट्स को जोड़ा है, बड़े संदर्भ के साथ जोड़ा है, उसके लिए मुझे लगता है कि अब दर्शक ही नीचे टिप्पणियों में बताएँगे और बताते ही रहे हैं। और आपने कहा ना, श्रेय तो हम लेंगे साहब, क्योंकि दीवार तो, मैं तो एक बार फिर चलते-चलते कहूँगा, ये सहज विनोदी टिप्पणी है मेरी कि गौरव जी, अगर एक आपको एक नहीं कोई सुनता, कोई पढ़ता तो ठीक है, प्रारब्ध को तो मैं कहूँगा साहब, वरना ये बात यही हो जाएगी, तो अपनी कंधे आप को मैं आप खुद एक बार थपथपा रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, आप हाँ एक जी, क्लिप काटिए उस वीडियो का, जहाँ पर मैंने वो बात बोली, और आप एक क्लिप काटिए नरेंद्र मोदी जी के भाषण का, उस मैं बात अपनी को टीम को बोलने बोलता हूँ। को, और दोनों में डेट दीजिएगा कि ये इस तारीख को बोला गया, ये किस तारीख को बोला गया। मेरे ख्याल से बिल्कुल, आपके लिए वो, और उसमें प्रारब्ध का लोगो वगैरह लगाइए, तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए अच्छा प्लेटफ़ॉर्म होगा। बिल्कुल, लोगों को भी समझ में आएगा कि यहाँ पर हम छीटा-कशी करने नहीं आते हैं, यहाँ पर नहीं हम आते, बिल्कुल ठीक हल्के बात दिमाग है। से, और हल्के से बोल के अपनी बात को रखते हैं, बिना लाग लपेट के कि क्यों बोला, ये क्यों बोला, ये शब्द क्यों बोला, वो शब्द क्यों बोला। हम शब्दों पे नहीं जा रहे हैं, नहीं हम जाते, बिल्कुल, ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है, जो नरेंद्र मोदी, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक इंसान ऑब्जेक्टिव, राहुल गांधी ऑब्जेक्टिव के लिए लड़ रहे हैं। उनका हुँ, हुँ, ऑब्जेक्टिव है प्रधानमंत्री की कुर्सी को पाना। कुर्सी पाना, नरेंद्र मोदी पर्पस के लिए जीवन जी रहे हैं। उनका पर्पस ये है कि भारत को समृद्ध बनाना, भारत को विश्व ताकत बनाना, भारत के हर इंसान को संपन्न बनाना। नरेंद्र मोदी का जीवन एक पर्पस है। राहुल गांधी का जीवन ऑब्जेक्टिव ड्रिवन है। अपनी बिल्कुल। लाइफ में अगर कुछ सकारात्मक करना है, तो अपनी लाइफ में ऑब्जेक्टिव मत रखो, पर्पस रखो। और जब हम बात करते हैं पर्पस की, तो यही तो गीता का सार है। बिल्कुल साहब, यही गीता का सार है और ये सनातनी देश है, इसलिए गीता के सार का इस सनातनी देश के आज की अवधारणा में फिट बैठना बहुत सहज है। गौरव जी, आपने हमें समय गीता दिया का सार, विस्तार से। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, गीता का सार क्या है? जो मैं अपनी लाइन में बोलता हूँ, कर्तव्य मार्ग पे चल के अधिकारों की प्राप्ति होती है। कर्म तुम करो, तुम्हारे हाथ में फल नहीं है, वो ही है पर्पस ड्रिवन लाइफ। सो मेरा जो संदेश मेरे दर्शकों को, मेरे सुनने वालों को जो मैं बोलना चाहता हूँ ईमानदारी से, वो ये है कि अपने जीवन का उद्देश्य, पर्पस रखो। ऑब्जेक्टिव मत रखो कि मुझे क्या मिलेगा, क्या करना है। पर्पस रखो। मैं सही बताऊँ, रात को नींद भी अच्छी आएगी, इज़्ज़त भी मिलेगी,
और लोगों का प्यार भी मिलेगा। बिल्कुल। गौरव जी, आपने समय दिया, इतने विस्तार से सारी चीज़ों को कवर किया, इसके लिए प्रारब्ध की आपके अपने प्रारब्ध की तरफ से आपको ही बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की ये चर्चा गौरव जी के साथ समाप्त करेंगे। डिस्क्रिप्शन में वो पिछला वीडियो है, हम अपनी टीम को बोलेंगे शॉर्ट्स क्लिप भी बनाएँ, वो भी आपके सामने आएगी। तो आज की ये चर्चा अब यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। मुझे और गौरव जी दोनों की तरफ से आपको बहुत-बहुत प्रणाम। जय जय श्री राम।